हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री की अपनी पहली क्लास। हिस्ट्री को पढ़ने से पहले ये समझना हमें जरूरी है कि किस तरीके से हम हिस्ट्री को अगर पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल के आएगा। दिक्कतें क्या होती हैं कि डेट से याद नहीं रहती हैं, कौन से वॉर्स किस राजा के बीच में लड़ेगा ये याद नहीं रहता है, वहां पर लोगों ने विद्रोह क्यों किया, वहां पर रेवोल्यूशंस क्यों हुए, क्या रीजन्स थे, उसके आउटकम्स क्या निकल के आए, ये सारी चीजें हमें याद रखने में दिक्कत होती है कहीं ना कहीं हिस्ट्री को लेकर अगर हम बात करें तो इसीलिए हमारी टीम ने ये प्रयास किया है कि आपको हिस्ट्री बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर करें। उसका हम लोगों ने एक तरीका निकाला है कि आपको पहले पूरी एक स्टोरी सुनाई जाएगी हर एक चैप्टर की। वहां पर क्या होगा, पिक्चर्स के फॉर्म में आप लोगों को सारी चीजें विजुलाइज कराई जाएंगी, किस तरीके से कौन से राजा ने क्या गलत काम किए, क्यों उसको उसकी गद्दी से हटा दिया गया, क्यों लोगों ने वहां पे रेवोल्यूशंस किए, क्या उसके आउटकम्स निकल के आए, फिर उसके बाद कौन से और राजा है जिन्होंने वहां पर राज किया। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका, वो चैप्टर स्टोरी के फॉर्म में आपको पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा, हर एक चीज को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करवाया जाएगा ताकि आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो हम अपनी स्टोरी बहुत अच्छे से कनेक्ट करने वाले हैं यहाँ पर, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये आप स्टोरी पूरी खत्म करेंगे इस चैप्टर की तो आपको बहुत सारी चीजें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और आपको हिस्ट्री से आज के बाद हिस्ट्री पढ़ने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया तो। अगर स्टोरी से कनेक्ट करके आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। चलिए हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा जो चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले जो देशभक्ति की भावना है ना, वो कहां पे जागृत हुई? यूरोप में। आखिर ये भावना क्यों जागृत हुई? नेशनलिज्म का मतलब है देशभक्ति के लिए, बोलते ना ये हम देश के लिए कुछ भी कर जाएंगे, ये देश है हमारा, ये हमारी माता है, देश हमारा जो है वो हमारी माता है। ये सब बातें कहां से आई, कैसे आई? एक्चुअली होता क्या था, पहले क्या करते थे, हमारे ऊपर कुछ राजा राज करते थे, उनको क्या बोलते थे, मोनार्की थी उस टाइम पर। राजाओं का राज हुआ करता था, उन्हें जो भी डिसीजन लेने हैं कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। उन्हें जो एक बार बोल दिया वो लास्ट एंड फाइनल कॉल थी उनकी, ठीक है। उन्हें जो भी चीज करनी थी, जनता परेशान है उन्हें मतलब नहीं है। मान लो कि फसल आपकी नहीं होती है तो आपको टैक्स देना है राजा को, तो राजा को इससे मतलब नहीं है कि आपकी फसल खराब हुई इस बार तो टैक्स कम ले ले। अगर उसने बोल दिया कि हमें इतना चाहिए तो वो देना पड़ेगा। बहुत सारे राजा थे, अलग अलग टाइप के राजा थे, कुछ चीजों को सोचते थे, कुछ नहीं सोचते थे। लेकिन अगर उन्होंने नहीं सोचा जनता के बारे में तो वहां पर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता था। यहां पर हम लोग देख भी सकते हैं किस तरीके से, ये मान लो एक राजा है तो ये राजा रहेगा, उसके बाद इसका जो बेटा हुआ, ये क्या है, इसका बेटा, इसके बाद ये भी राजा बनेगा और इसका जो इसका बेटा है ये भी राजा बनेगा। अगर मान लो ये राजा क्या था, बहुत अच्छा था, सारी ये धार्मिक काम करता था, जनता के बारे में सोचता था, लोग खुश रहते थे कि ये राजा बना रहे क्योंकि ये क्या करता है, हमारे बारे में सोचता है। इसका जो बेटा आया वो क्या था, अधर्मी टाइप का था, लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था, इसको जो करना है वो करेगा, किसी के बारे में भी नहीं सोचता था। जनता परेशान होती थी लेकिन कर कुछ नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि राजा का बेटा राजा ही बनता था उस टाइम पर। उसके बाद क्या हुआ, इसका बेटा फिर से राजा बनेगा, इसने पूरा जनता को और बर्बाद कर दिया, अधर्मी टाइप का निकल आया। वहां पर कोई ऑप्शन नहीं था। पर अगर आपने सुपर 30 मूवी देखी हो तो उसमें एक डायलॉग है बड़ा ही फेमस, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। इसी सोच को लेकर उस टाइम पर ये सोच थी, कहां पर, फ्रांस में। ये सोच पहले वहां पर आई थी कि ये बहुत गलत चीज है कि राजा का बेटा राजा बन रहा है, भले ही उसके पास वो एबिलिटी हो या नहीं हो, उसके पास वो काबिलियत हो या नहीं हो, कोई और उससे अच्छा राजा बन सकता है, लेकिन कोई मैटर नहीं करता है, बस राजा का बेटा होना चाहिए, आप राजा बन जाओगे। तो ये सोच वहां पर पहले डेवलप हो चुकी थी कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। यही सोच के साथ उन लोगों ने रेवोल्यूशंस लाए ताकि राजाओं को हटाया जाए और एक सुकून वाली जिंदगी को जिया जाए। उन लोगों का ये सोचना था कि हमारे ऊपर राज वही करे जिसको हम पसंद करते हैं। ऐसा नहीं हो कि होता क्या था पहले, कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं बहुत बढ़िया। आजकल आईपीएल चल रहा है, आप लोग देखते ही होंगे, तो वहां पर जो बॉल होती है ना, तो जब बल्लेबाज आया उसने छक्का मारा तो गेंद कहां, स्टेडियम के बाहर चली गई, गेंद वापस आई, फिर से फेंकी, उसके बाद फिर कहीं और चली गई। मतलब जो जनता थी उस टाइम पर वो गेंद की तरह थी, जो भी बल्लेबाज है वो जहां पे गेंद को शॉट को मारना चाह रहा है वो उसको गेंद को वहां पर भेज देता था। तो जनता जो थी वो राजा के ऊपर डिपेंड करती थी, जो भी राजा आएगा राज करेगा, जहां जो मर्जी होगी वो करना चाहे वो कर सकता है राजा, वहां पर बोलने वाला कोई नहीं था। ये एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि जनता का वहां पर रोल उतना ज्यादा नहीं था, राजा अपने हिसाब से जनता को मूव कराता रहता था, जहां भी उसे ले जाना है ले जाता था। एक सबसे बढ़िया
पेंटिंग जो देखने को मिलती है, जो कि उस टाइम की सारी चीज़ों को थोड़ा सा विजुलाइज कराती है। इस पेंटिंग को हम लोग अच्छे से समझते हैं, इस पेंटिंग में क्या क्या बातें जानने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले ये देखो लोगों की भीड़ है, ये लोगों की भीड़ देखो एक ही लाइन में है। ये क्या दर्शा रही है कि सब लोग इक्वल है, एवरीबडी इज इक्वल। ठीक है, किसी के पास कोई, अगर जिसके पास जो काबिलियत है ना, काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़े। ये नहीं कि हम पहले से बड़े आदमी थे तो हमारा जो भी बिजनेस चलता आ रहा है वो हम ही चलाते रहेंगे, भले ही हमारे अंदर काबिलियत हो या ना हो। ऐसी राजाओं के टाइम पे था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन लोगों के अंदर क्या सोचा ही नहीं, अब ऐसा हम नहीं होने देंगे। यहां पर आपको कुछ ताज मुकुट और कुछ राजाओं के चिन्ह पड़े दिख रहे होंगे, झंडे वगैरह उस टाइम पे जो भी राजा के चलते थे, ये क्या थे, यहाँ पर पड़े हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, लोग आजादी की डिमांड कर रहे हैं कि राजशाही नहीं चलेगी। ठीक है, यहाँ पर देखो लेडी गॉड को भी बना रखा है, ठीक है, ताकि लोगों में एक विश्वास की भावना जागृत हो, बिलीव आए। देखो और सारे जो देवी देवता हैं वो ये, ऐसा एक्चुअली में पिक्चर कुछ थी नहीं, इसको एक इमेजिनेशन बनाया गया कि लोगों के मन में उस टाइम पे ऐसी फीलिंग आ रही थी। ये देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि बता रही है कि हम सब लोग एक हैं, एकता में शक्ति है, भाईचारे से मिलके रहो, सब लोग एक समान होके रहो, तो आपस में हम लोग आराम से सुकून वाली जिंदगी अपनी जी सकते हैं। इसको जरा ध्यान से देखिए। और यहाँ पर आपको झंडे दिख रहे होंगे, अलग अलग कंट्रीज के झंडे हैं, लेकिन लोगों के अंदर भावना क्या आ चुकी थी कि भाई हम सब एक हैं। इस पेंटिंग को बनाया था फ्रेडरिक सोरियो ने। कब बनाया था ये? 1848 में इस पेंटिंग को बनाया गया। अब बात करते हैं यूटोपिया क्या होता है। एक टर्म आता है, इस टर्म को समझ लेते हैं। ये टर्म होता है कि कहीं भी एक लोग रह रहे हैं, उनके अंदर एक ऐसी भावना जागृत हो कि उनके अंदर क्या फील आए कि सब लोग इक्वल हैं। क्या है? सब लोग इक्वल हैं। एक आइडियल सोसाइटी बने जहां पर लोग सोचे कि हम लोग इक्वल हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो उस चीज को लेकर, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। वहां पर बार बार ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, चीजें बहुत नॉर्मल वे में आइडियल सोसाइटी हमारी बननी चाहिए। उसके बाद क्या होता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। ये कब आया? आइडिया ऑफ नेशंस भी आया था 1789 में, फ्रेंच का रेवोल्यूशन हुआ। वहां पर क्या हुआ, जो लोग थे वो परेशान हो गए थे राजा के जो जुल्म होते थे कि भाई जो राजा है वो हमेशा बनता रहेगा, उसी के वंश में से कोई ना कोई बनता रहेगा। तो इन सब चीजों से लोग परेशान हो चुके थे। उनने क्या डिमांड की कि भाई हमें अपना एक खुद का वो चाहिए जहां पर हम लोगों के द्वारा चुनी जाए चीजें, हम लोग ही उनको डिपेंड करें। तो उस टाइम पे भाईचारे की भावना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। भाईचारे की भावना बोले जैसे अगर अभी हम बोलते हैं ना यूपी और महाराष्ट्र, तो यूपी वाला कहीं बाहर जाता है, उसको यूपी का कोई लड़का मिल जाता है या कोई भाई मिल जाता है, जो भी कोई मिल जाए तो उसे क्या लगता है, एक भाईचारे वाली फीलिंग आती है, यार हमारे एरिया का ये भाई मिल गया। ठीक है, तो वहां पर थोड़ी सी दोस्ती टाइप की ऐसी उस टाइम पे नेशंस को भी लेके हो रहा था कि हमें ऐसी भावना जगानी है ताकि लोग एक दूसरे के बारे में सोचें। ऐसा ना हो कि आपस में ही लड़ते रहें और राजा हमारे ऊपर राज करते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए फ्रेंच का रेवोल्यूशन हुआ था, और ये कब हुआ था? 1789 में। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? व्हाट इज नेशन? आखिर नेशन क्या होता है? तो नेशन को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये नेशन स्टेट्स क्या होते हैं, ये नेशंस क्या होते हैं। कोई भी एक फिक्स बाउंड्री हो अगर, ठीक है, वहां पर लोग भाईचारे के साथ रह सकते हैं। देखो यहाँ पर बिल्कुल आराम से एक टेबल पर सब दिखाए जा रहे हैं कि आराम से किसी को किसी से गिले शिकवे नहीं है, सब एक दूसरे से आराम से सब एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। जहां पर कल्चर सेम हो, जहां पर लोग सेम भाषा बोलते हो, ठीक है, एक दूसरे की चीजों को समझते हो, एक दूसरे से मिलजुल कर चलते हो, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? नेशंस बोलते हैं। यहां पर इस सीरीज के अंदर जो आपको चीजें समझाई जा रही हैं, जिस तरीके से यहां पर स्टोरी कनेक्ट करते जा रहे हैं, उस पूरी स्टोरीज को हम लोग कनेक्ट करेंगे, बीच बीच में स्टोरी को फिर से बैक लेंगे और देखेंगे कि चीजें किस तरीके से हुई हैं। यहां पर पूरा पिक्चर्स के माध्यम से आपको पूरा समझना है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी, यहां पर पूरा चैप्टर जब हम लोग खत्म कर देंगे, तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि स्टोरी के फॉर्म में अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो ये फ्रेंच का रेवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले लोग परेशान थे, क्यों थे? क्योंकि वहां पर राजशाही होती थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। लोग इस बात से परेशान हो चुके थे। उनने क्या किया कि हमें एक नेशन बनाना है। उस नेशन में क्या होना चाहिए? लोग मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, हमारे ऊपर राज वही करे जिसे हम चुने। तो उसके आउटकम्स क्या निकल के आए कि जो राजा था उसकी पावर कहाँ चली गई? कॉमन पीपल में चली। राजा को हटा दिया गया। उस टाइम पे जो राजा थे हमारे, उनको हटा दिया गया फ्रांस में। और कहाँ किसके हाथों में पावर आ गई? लोगों के हाथों में पावर आ गई वहां पर। और क्या हुआ? ट्राई कलर का एक फ्लैग बनाया गया ताकि लोगों के मन में और भावना जागृत हो, देशभक्ति आए कि ये हमारे देश का नेशनल फ्लैग है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। और क्या किया? एक नेशनल एंथम बनाया कि भाई राष्ट्रगान बोलते हैं ना, कि एक गीत के द्वारा लोगों के अंदर जब वो गीत
स्टार्ट होना कहीं पे भी, तो एकदम लोगों के अंदर भक्ति टाइप की भावना आ जाए कि नहीं यार ये हमारे देश के बारे में बात चल रही है, हमारा देश है, हमें देश के लिए कुछ भी कर गुजरना है, ये सब चीज़ें वहाँ पे होने लगी थी। उसके बाद एक जो भाई साहब आते हैं ड्यूक मेटरनिक, ये क्या बोलते हैं कि फ्रांस अगर छींकता है तो पूरे यूरोप को खांसी हो जाती है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि जब भी फ्रांस में कोई भी चीज होगी तो क्या होगा कि वो पूरे यूरोप पर प्रभाव डालेगी। इसीलिए पूरे यूरोप में लोग डर रहे थे कि जब यहाँ पर लोगों ने विद्रोह कर दिया, रेवोल्यूशन ले आए, तो कहीं और जगह पर भी रेवोल्यूशंस ना स्टार्ट हो जाएं यूरोप में, क्योंकि उस टाइम पे हर एक जगह पर मोनार्की थी, हर एक जगह पर राजा राज करते थे, किसी को किसी से मतलब नहीं रहता था, अपने अपने में सब लगे पड़े रहते थे उस टाइम पे। तो जब उन्होंने देखा कि फ्रांस में ये हो गया, और ये जो बात ड्यूक मेटरनिक ने बोली ये बिल्कुल सही बात थी उस टाइम पर, कि फ्रांस में कोई भी चीज होती थी तो पूरे यूरोप पर प्रभाव डालती थी। इन्होंने क्या बोला था कि फ्रांस अगर छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता था। कहने का मतलब क्या है कि फ्रांस में कोई भी चीज होगी उसका इंपैक्ट हर एक जगह पर यूरोप में पड़ेगा। उस टाइम पे जब फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो ये जो राजा हटाया गया, उसके बाद कौन आता है, नेपोलियन की एंट्री। एक्चुअली जो नेपोलियन था ना, ये फ्रांस की आर्मी में था, और प्रमोट करते करते इसने फ्रांस पर राज करना स्टार्ट कर दिया, राज करना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, इसने कुछ सेट ऑफ रूल्स लेके आया, कुछ रूल्स इसने बनाए कि किस तरीके से काम होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड। कब आया ये, 1804 में। आप देख सकते हैं 1804 में ये कोड आया था, ठीक है। फ्रांस का जो रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन ने वहां पर राज करना स्टार्ट किया। और जो नेपोलियन था ना, वो इस बात को मानता था, वो राजा के परिवार से नहीं आया था, वो एक आर्मी का सोल्जर था और वहां से आया था, तो वो ये मानता था कि राजा के लड़के को राजा नहीं होना चाहिए। तो उसने साफ बोला था कि राजा के लड़का राजा नहीं बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उस टाइम पे क्या होता था, जो व्यापार वगैरह वाली चीजें होती थी, तो वहां एक जगह से दूसरी जगह पर व्यापार में बहुत दिक्कतें आती थी, तो उसने उस चीज को बहुत आसान किया था। इस कोड में उसने बोला था कि भाई ये चीजें, और सबको प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार है, कोई भी जाके कहीं भी अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। उस टाइम से पहले तक क्या होता था, राजा का अधिकार चलता था, जहां पे उसकी जो मर्जी है वही अपना चलता था। तो ये जो भाईचारे की भावना लोगों में आई थी, लोगों को लगा कि चलो नेपोलियन ठीक है, कम से कम वो हमारी कुछ चीजें जरूरतें तो हमारे हिसाब से कर रहा है। अब होता क्या है कि जो नेपोलियन था ना, उसके मन में क्या आ जाता है, एक लालच टाइप का आ जाता है कि हम अपने फ्रांस का जो हमारा एरिया है उसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं और भी जगह पर कब्जा करते हैं। तो उसने आसपास के एरियाज में कब्जा करना स्टार्ट किया। और क्या हो रहा था, जो आसपास का यूरोप का एरिया था ना, वहां पहले से चिंता हो रखी थी कि यार यहाँ पर रेवोल्यूशन हो गया है, यहाँ पर लोगों ने राजा को हटा दिया है, कहीं ऐसा ना हो हमारे यहाँ भी जो राजशाही है वो चली जाए। तो लोग वहाँ पे पहले से जो राजा थे वो परेशान थे, और जब नेपोलियन ने ये काम स्टार्ट किए तो राजा वहाँ पे पूरे फॉर्म में आ गए। उन्होंने कहा कि भाई अब नेपोलियन को निपटाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो राजशाही है ना वो चली जाएगी। तो उसके बाद एक बहुत ही फेमस बैटल होती है, बैटल ऑफ वाटरलू। ये कब होती है, 1815 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप डेट को। ये किसके बीच में होती है, तो सबसे पहले याद रखेंगे आप, नेपोलियन वर्सेस प्रेप। अब ये प्रेप कहां से आ गया, ठीक है, तो P4 हो गया आपका प्रसिया, R से हो गया रसिया, A से हो गया ऑस्ट्रिया, B से हो गया ब्रिटेन, ठीक है। तो ये जो चार कंट्री थी, प्रसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन लोगों को लगा कि यार ये नेपोलियन कहीं ऐसा ना करे कि हमारे एरिया को भी कब्जा कर ले और हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो भी भड़कावे में आ जाएं और वो भी क्या मांग करने लगे कि आप राजशाही छोड़ दो। तो इन्होंने क्या किया, बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू एक जगह का नाम है, वहां पर बैटल हुआ नेपोलियन वर्सेस प्रेप के बीच में। तो प्रेप आप याद रखेंगे, P से प्रसिया, R से रसिया, A से ऑस्ट्रिया, B से ब्रिटेन, इनके बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध में क्या रिजल्ट निकल के आता है, नेपोलियन मारा जाता है, नेपोलियन ये युद्ध को हार जाता है। विजय किसकी होती है, चारों कंट्री की, प्रेप की, ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे। अब जब नेपोलियन वहां से खत्म हो गया तो फ्रांस में फिर से दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई कि अब वहां पर शासन कौन करेगा, क्या होगा। तो ये जो चार कंट्री जीती थी उस टाइम पे यहां पर राजशाही चलती थी। तो इनने क्या सोचा कि यहां पर लोगों ने राजशाही को हटा दिया था, फिर से इनके ऊपर राजशाही को थोप दिया जाए, फिर से राजशाही लाई जाए, ताकि ये लोग फिर से ये डिमांड ना कर पाए जो अभी तक चल रहा था, क्योंकि फ्रांस में कुछ भी होगा उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा। ये इन कंट्रीज को पता था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि यहां पर फिर से एक डायनेस्टी लाई जाए, एक मोनार्की लाई जाए यहां पर। तो क्या होता है, ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। ये वियना जो है ऑस्ट्रिया में एक जगह है वियना, वहां पर हुई थी 1815 में। जो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था वो कब हुआ था, 1815 में, ठीक है। और उसी टाइम पे जब ये युद्ध हो गया था उसके बाद ये ट्रीटी साइन की गई थी। इसमें क्या क्या हुआ था कि फ्रांस को अपनी बाउंड्री को सीमित करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या थी कि जो बोर्बन डायनेस्टी थी
उसको स्थापित किया गया कि वहां पर राज कौन करेगा, बोर्बन वाले जो शासक हैं वो लोग राज करेंगे। तो अब हुआ क्या, वहां पर जब राज करने की बात आई तो उनके हाथ में पावर आ गई। तो उनके जो मंत्री थे ना, खासम खास मंत्री जिनको बोलते हैं, तो उन्होंने क्या सोचा कि यार अब तो अपने हाथ में खूब पावर है, पर उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि लोग ज्यादा विद्रोह ना करे, रेवोल्यूशन ना करे। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, नेपोलियन की कुछ बातें हम रखेंगे लेकिन कुछ बातें अपने हिसाब से वहां पर चलाएंगे। तो उन्होंने क्या रूल लेके आ गए कि भाई अगर हमारे बारे में कोई कुछ भी बोलेगा तो हमें जो करना होगा हम करेंगे, हमारे बारे में कोई गलत बात ना तो लिखेगा ना बोलेगा कहीं पे भी। अब इसी बीच में होता क्या है, उस टाइम तक क्या था कि दो ग्रुपों में बटा हुआ था, एरिस्टोक्रेसी और जो पीजेंट्स थे। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो राजशाही वाले लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, कोई दिक्कत नहीं, पैसा एकदम अटूट है। पीजेंट्स जो लोग थे, जो लेबर क्लास वाले लोग थे। अब उनके बीच में क्या होती है, एंट्री ऑफ मिडिल क्लास होती है। मिडिल क्लास बीच वाले लोग आते हैं। तो इनके पास क्या था, पैसा ठीक ठाक था, ये अपनी मतलब जो फैमिली बोलते हैं, फैमिली को आराम से खिला पिला सकते थे और उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे और डेली यूज की सारी चीज़ें, रोटी कपड़ा मकान उनके पास खूब आराम से रहता था। उनके पास ये मर्चेंट व्यापारी वगैरह लोग होते थे, तो इनके पास थोड़ा टाइम भी रहता था, ये अखबार भी पढ़ते रहते थे कि भाई कहाँ क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ है। तो ये लोग सोच सकते थे कि कौन से देश में बदलाव होने चाहिए। ये लोग आराम से सोचने का इनके पास टाइम रहता था, कौन सा देश में बदलाव होना चाहिए। तो मिडिल क्लास की एंट्री होती है और ये लोग रेवोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे आगे चल के, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद एक टर्म आता है लिबरल नेशनलिज्म। लीबर का मतलब होता है फ्री, मतलब कि जो सोच रखते हैं कि फ्री, हमारे ऊपर जो भी राज करे वो हमारे द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। और नेशनलिज्म का मतलब आपको पहले ही बता चुके हैं, देशभक्ति की भावना। तो देशभक्ति इस तरीके से भरी होनी चाहिए कि वो एकदम फ्री आज़ादी के रूप में मिलनी चाहिए उनको। तो ये इसको क्या बोलते हैं, लिबरल नेशनलिज्म। अब उसके बाद क्या आती है, एज ऑफ रेवोल्यूशन। अब क्या होता है, देखो आप स्टार्टिंग से स्टोरी को कनेक्ट करिए। सबसे पहले फ्रांस का रेवोल्यूशन होता है 1789 में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नेपोलियन आता है। नेपोलियन कुछ सेट ऑफ रूल्स लेके आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड। वो रूल्स कब लाया था, 1804 में। उसके बाद क्या होता है, उसने आसपास के एरियाज पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और लोग पहले ही से परेशान थे कि यहाँ पर जब राजशाही हट गई है तो हमारे यहाँ पर ना हट जाए। तो प्रेप कंट्रीज, प्रसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये सब मिलके युद्ध करते हैं वाटरलू में और उसमें क्या करते हैं, नेपोलियन को हरा देते हैं। उसके बाद क्या होती है, फ्रांस में जो आउटकम्स निकल के आते हैं इसके, तो ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ वियना। वियना भी कब होती है, 1815 में। वहां पर क्या बोला जाता है कि फ्रांस की जो बाउंड्रीज है उसको सीमित कर दिया जाए, वहां पर डायनेस्टी जो है, नई डायनेस्टी बोर्बन को बनाया जाए ताकि वो वहां पर राज करे। अब क्या आता है, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। तो अब क्या होता है, जब 1830 तक आते आते, यहाँ पर कब से राज चल रहा था, 1815 से बोर्बन डायनेस्टी, तो 1830 आते आते लोग बहुत ही गर्म हो गए थे, एकदम प्रेशर कुकर की तरह गर्म हो चुके थे। अब उन्हें कुछ ना कुछ करना था, तो उन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशंस स्टार्ट किए। और रेवोल्यूशन जो स्टार्ट किए उसमें सबने एक दूसरे से बढ़ चढ़ के भाग लिया ताकि हमें फिर से आज़ादी मिलनी चाहिए। क्योंकि क्या हुआ था ना, तो हुआ क्या था, 1789 में वो लोग क्या है, आज़ादी का स्वाद एक बार चख चुके थे। जब उन्होंने पहली बार फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उन्हें आज़ादी मिल गई थी, तो उन्हें पता था कि आज़ादी में कितना ज़्यादा सुकून होता है। तो वो इस बात को सोचते हुए उन्होंने रेवोल्यूशंस आगे स्टार्ट किया और इसमें सबसे ज्यादा पार्ट जो लिया मिडिल क्लास वालों ने बढ़ चढ़ के हिस्से लिए। उसके बाद अगला जो होता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, 1832 में। इसमें क्या किया जाता है कि ग्रीस को आजाद घोषित कर दिया जाता है, ग्रीस कंट्री को आजाद कंट्री घोषित कर दिया जाता है। आपसे बोला था ना, फ्रांस क्या है, पूरे यूरोप पर प्रभाव डालता है। तो जैसे जैसे फ्रांस में चीजें हो रही थी, पूरे यूरोप में उस चीजों का प्रभाव आ रहा था, बहुत बढ़ चढ़ के प्रभाव आ रहा था वहां पर। उसके बाद अब जो ये रिवोल्यूशन चल रहे थे ना, तो वहां पर क्या हुआ, लोगों को ये लगा कि एक टाइम के बाद कहीं ऐसा ना हो लोगों के अंदर देशभक्ति कम होने लगे। तो उन्होंने क्या बोला कि द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, इस चीज को जगानी चाहिए। कैसे, तो उन्होंने कहा रूट में जाकर चेंज करते, कुछ मतलब बेसिक सी चीजें चेंज करते हैं, लोगों के मन में एक भावना जगाते हैं। भावना कैसे जगाएंगे, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहो और एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करो, किस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, अपने पॉइंट्स रखो और एक फीलिंग लाओ, नेशनल की फीलिंग लाओ कि देश में हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुटकर खड़े हुए हैं, ठीक है। और होता क्या है, अब जैसे जैसे 1830 के बाद आते आते 1848 में, उस टाइम पे क्या हुआ, पूरे यूरोप में फसल उस बार अच्छी नहीं हुई और क्या हुआ, लोग भूखे मर रहे थे। पर राजा ने क्या बोला, हमें तो जो टैक्स चाहिए चाहिए, मतलब कि वहां पर लोग मर रहे हैं लेकिन राजा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसको तो जो चाहिए उसे वो मिल रहा है। वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, लोगों के बीच में बेरोजगारी बढ़ रही थी, पर राजाओं को कोई मतलब नहीं था किसी भी चीज से। तो वहां पर क्या बोला, विद्रोह हुआ और उसके बाद राजा को हटा दिया गया। लुइस फिलिप वहां पर राजा थे उस टाइम पर, उनको हटा दिया गया। तो क्या बोला, जो फ्रांस में होता है तो वो पूरे यूरोप में कहीं ना कहीं फिर से प्रभाव डालते ही डालता है।
ठीक है। उसके बाद ये जरा इमेज देखो, वहां पर क्या हुआ था ना उस टाइम पे जब ये रेवोल्यूशन हो रहे थे तो फीमेल जो थी उनने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था वहां पर। लेकिन यहाँ पर जो देखो वोटिंग का भी राइट्स नहीं दिया गया, फीमेल्स को वोटिंग का भी राइट नहीं था। और यहाँ पर जो लोग थे ना वो यहाँ पर बैठे हुए थे और जो फीमेल्स थी हमारी वो यहाँ पर केवल रिप्रेजेंटेटिव की तरह बैठी हुई थी, केवल रिप्रेजेंटेटिव की तरह। तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद नेपोलियन की एंट्री होती है, नेपोलियन अपना एक सेट ऑफ कोड लाता है तो उसको क्या बोलते हैं, नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बैटल ऑफ वाटरलू होता है 1815 में, फिर वियना ट्रीटी आती है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे रिवोल्यूशंस होते रहते हैं, रिवॉल्ट होते रहते हैं और कुछ ना कुछ देशभक्ति की भावनाएं जगाती हैं। देखा जाता है कि 1848 में जो रिवोल्यूशंस हुए सारे, उसमें क्या है मिडिल क्लास वालों ने ज़्यादा पार्ट लिया, ऑटोक्रेसी और जो पीजेंट्स टाइप के लोग थे उनने उतना ज़्यादा पार्ट नहीं लिया। उसके बाद बात करते हैं जो मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। हुआ क्या उस टाइम पे कोई एक कंट्री नहीं थी, जैसे अगर इटली की बात करें या जर्मनी की बात करें तो वहां पर कोई एक इटली, छोटे छोटे हिस्सों में काफ़ी सारी चीज़ें बटी हुई थी। तो आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। क्लास में मान लो कि कोई टीचर नहीं आया उस टाइम पे और आप लोग क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं वहाँ पे, कोई एरोप्लेन बना के उड़ा रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई ग्रुप्स में बैठा हुआ है, सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन सबको डर है कि टीचर ना आ जाए वहाँ पर। तो उसमें से कुछ बच्चों का ग्रुप खड़ा होता है, वो क्या बोलते हैं कि हम गेम टीचर से बात करके आते हैं और हम लोग मजे में गेम खेलेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो वहाँ पर रिस्क किसकी है, उन ग्रुप्स की, जो लड़के वहां पर जाने वाले टीचर से बात करने वाले, रिस्क उनकी है। तो यहाँ पर भी सेम था कि अब जर्मनी को एक बनाना है तो आगे निकल के कौन आए, जो आगे निकल के आएगा उसको फायदा भी मिलेगा, हो सकता है उसको नुकसान भी हो जाए। तो यहाँ पर जो आगे निकल के आता है वो कौन आता है, प्रसिया निकल के आता है। जरा देखिए आप, जब जर्मनी की बात करेंगे हम, यूनिफिकेशन जर्मनी कैसे क्या बना, तो यहाँ पर कौन निकल के आता है, प्रसिया। प्रसिया के जो उस समय पर राजा थे वो केसर विलियम थे, ठीक है, केसर वो वाला नहीं, ठीक है। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, तो उस टाइम पर प्रसिया के जो राजा थे केसर विलियम, उन्होंने अपने जो मंत्री थे, खासम खास एकदम मंत्री थे, उनसे क्या बोला कि हमें पूरा जर्मनी चाहिए, हमें पूरे जर्मनी पर राज करना है। तो उन्होंने क्या बेड़ा उठाया कि हमें जर्मनी को एक कर देना है। तो उन्होंने 3 वॉर लड़े बैक टू बैक, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, इनके साथ युद्ध लड़े और जर्मनी को क्या कर दिया, यूनिफाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इन सब से युद्ध लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब चल किसी और का माहौल आता, कूद को कोई और गया, ठीक है। तो होता क्या है, जिसके पास ज्यादा शक्ति होती है पावर उसी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो केसर विलियम थे, प्रसिया के जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, पूरी जर्मनी को यूनिफाइड कर दिया। अब अगली बात करते हैं हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, देखो जरा आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ है। तो यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर देखो जरा 3 इंपोर्टेंट पार्ट यहाँ पर बना दिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। और ये जो राज था, यहाँ पर कौन राज करते थे, पोप राज करते थे, ठीक है। इसको भी हम लोग देखते हैं, ये 3 मेन राज थे। एक्चुअली यहाँ पर बाहर के लोगों ने आकर राज किया था, ये जो मेन वाला पार्ट था, ये वाला इटली के लोग ही राज कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर इटली क्या था, 3 पार्टों में था। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, हैब्सबर्ग एम्पायर। इसको क्या बोलते थे, बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। स्पेन के जो बॉर्बन वाले राजा थे वो यहाँ पर राज करते थे। और यहाँ पर क्या था, सर्जिनिया, पीडमेंट, यहाँ पर कौन राजा थे, विक्टर। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पहली बार आइडिया किसका था, ग्योस्पी मजीनी। इनका क्या आइडिया था कि हमें इटली को एक करना है। तो ये बहुत सारे एक्चुअली वो भी चलाते थे, कई सारे, जैसे यंग इटली बोल लो, कई सारे ग्रुप चलाते थे यंग इटली, इनका पूरा का पूरा फोकस था, पर ये इस चीज में सफल नहीं हो पाए। तो विक्टर इमैनुअल जो यहाँ पर राज करते थे, इन्होंने क्या अपने मंत्री से फिर बोला कि हमें पूरा इटली चाहिए, एक करके दो हमें इटली को। तो उनका जो मंत्री था उसने फ्रांस से बात की, उसकी फ्रांस से अच्छी बात होती थी। तो उसने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर हमला करके इसको जीत लिया। जरा देखो जल्दी, ये वाला पार्ट इसका हो गया, उसके बाद ये वाला पार्ट कर लिया। अब जब ये तीनों पार्ट हो गए, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये तीनों पार्ट इसके हो गए। तो यहाँ पर जो पोप थे ना, उनने खुद ही बोल दिया, लो भाई आप अपने पास रखो, हमें दिक्कत नहीं देनी है, और इस तरीके से इटली एक हो, ठीक है। तो इटली को आजाद करने का ख्याल सबसे पहली बार किसके दिमाग में आया था, मजीनी। पर ये इस ख्याल में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। सक्सेस किसने दिलाई थी, विक्टर इमैनुअल ने, ठीक है। किस तरीके से दिलाई थी, पहले इस वाले राज्य को इसने पूरा कब्जा किया था, उसके बाद इस वाले राज्य को, और इन्होंने अपने आप ही बोल दिया था, पोप लोग जो थे यहाँ पर राज करते थे, उन्होंने अपने आप ही बोल दिया, लो भाई साहब आप क्यों हमारे ऊपर आक्रमण करोगे, हम वैसे ही हार जाएंगे, इसको अपने पास। उसके बाद क्या होता है, लोगों के अंदर एक डर की भावना कहीं ना कहीं रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कल के दिन कोई और राज करने लगे, लोग टूट जाएं। तो विजुअलाइजेशन ऑफ दी नेशन, कैसे हम लोग चीज़ों को सीखें। तो यहाँ पर क्या किया, देखो जरा, इस फ्रांस के लिए उन्होंने एक साइन बनाया कि भाई इस तरीके से हम अपनी चीज़ों को पूजेंगे।
जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना इंडिया इज अवर मदर, वहाँ पे क्या होता है फादरलैंड बोलते हैं, हम लोग मदरलैंड बोलते हैं, वहाँ पे फादरलैंड बोलते हैं कि हमारे वो पिता के समान है, जो हमारा देश है वो पिता के समान है, हम लोग माता के समान मानते हैं। तो जो जर्मनी था उसने कुछ इस तरीके से अपनी फोटो बनाई थी कि ये तलवार लिए हुए हैं, तलवार का मतलब है जो भी हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। यहाँ पर ये घास फूस कुछ दिख रही होगी, ये हरियाली का प्रतीक है। ये देखो कुछ दिख रहा है, यहाँ पर सारी चीजें, हर एक चीज का इंडिकेशन है कि हम लोगों को प्यार से मिलजुल कर रहना है। ये देखो पीछे से सूरज का उदय होता हुआ दिख रहा है कि नई शुरुआत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, सब लोग भाईचारे के साथ रहेंगे। अगर हमसे कोई टकराएगा तो हम उसको चूर चूर कर देंगे, इतनी सख्ती के साथ रहेंगे। हम अपनी हरियाली पर भी ध्यान देंगे, हम अपने हर एक क्षेत्र में बढ़ावा करेंगे। ऐसी फ्रांस ने भी अपने यहाँ पर बनाया था इसी तरीके से। अब उसके बाद जरा देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट टर्म और आता है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब होता क्या है, नेशनलिज्म आपको समझ में आ गया, देशभक्ति की भावना की हमारा देश है, उससे कोई अगर बोलेगा तो चूर चूर हो जाएगा। जब देशभक्ति की भावना बढ़ती जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंपीरियलिज्म। मतलब देखो समझते हैं, अब जैसे सपोज करो आप एक कंट्री में रह रहे हो, आपको क्या लगा कि भाई सारे लोग देश के बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छे अच्छे गुणगान करें, राष्ट्रगीत गाएं, सब कुछ गाएं। अभी आपके अंदर बढ़ती जा रही है देशभक्ति, तो आपने क्या सोचा, पड़ोस वाले देश वाले भी हमारा गुणगान करें, इस तरफ वाले भी हमारा गुणगान करें, उस तरफ वाले भी गुणगान करें, ऊपर वाले नीचे वाले सब लोग हमारा गुणगान करें। तो लोगों ने क्या किया, कब्जा करने शुरू हुए थे। इसी वजह से कब्जा करने शुरू हुए थे कि भाई किसकी भावना आ जाए, अगल बगल वाले भी हमारे देश का गुणगान करें। तो इसकी वजह से क्या हुए, कब्जे होने शुरू हुए थे। तो जब देशभक्ति की भावना ज्यादा बढ़ जाती है उसको क्या बोलते हैं, एम्पेरियलिज्म। और इसी चक्कर में हुआ क्या था, कब्जा करने के चक्कर में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसी चक्कर में हुआ था कि वहां पर लोग इतना ज्यादा कब्जा करने में चले गए थे कि उन्हें कोई होश नहीं रहा था। बस उन्हें क्या दिख रहा था, नेशनलिज्म, हमारे देश का प्रचार होना चाहिए, हर जगह हमारा देश फैल जाना चाहिए। तो एक बार फिर से हम जल्दी से अपनी स्टोरी को क्विकली देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने स्टोरियां कनेक्ट की हैं। तो सबसे पहले जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ 1789, उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन आते हैं। नेपोलियन ने कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए, उसको क्या बोलते हैं, नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड। वो कब आया, 1804 में। उसके बाद क्या होता है, वो आसपास कब्जा करने के लिए जाते हैं। और पहले ही से लोग परेशान थे कि भाई जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हो गया, कहीं हमारे यहाँ पे भी लोग रेवोल्यूशन स्टार्ट ना कर दें। तो क्या होता है, बैटल ऑफ वाटरलू। किस किस के बीच में लड़ा जाता है, नेपोलियन के बीच में और प्रेप कंट्री, प्रेप प्रसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इनके बीच में लड़ा जाता है और नेपोलियन वहां पे हार जाता है। तो वहां पे क्या होती है, ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है उसी ईयर में 1815 में। जैसे युद्ध हारा उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है। उसमें क्या क्या बोला जाता है कि भाई अब आप बाउंड्री फिक्स कर लो, बॉर्बन डायनेस्टी को फिर से स्थापित किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, मिडिल क्लास की एंट्री होती है। मिडिल क्लास वाले क्या होते हैं, जिनके पास थोड़ा टाइम होता है, सोचने का टाइम होता है कि रेस में क्या गलत हो रहा है, क्या क्या चीजें चेंज होनी चाहिए। उसके बाद छोटे छोटे रिवोल्यूशंस होते हैं जहां पर जो फीमेल होती है वो भी बढ़ चढ़ के पार्ट लेती है। उसके बाद क्या होता है, जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। किस तरीके से जर्मन का यूनिफिकेशन होता है, जो प्रसिया का राजा होता है केसर, वो वहां पे क्या बोलता है अपने मंत्री से कि भाई हमें किसी तरीके से ये पूरी की पूरी जर्मनी इकट्ठी करके दो। तो वहां पर चीजें वो किस किस से 3 लोगों से युद्ध लड़ता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इटली का यूनिफिकेशन होता है। वहां पे भी वो क्या होता है, विक्टर इमैनुअल जो होता है वो अपने मंत्री से बोलता है कि हमें पूरा करके दो। तो जो साउदर्न पोर्शन और नॉर्दर्न पोर्शन में जो लोग थे पहले वहां पर वो अटैक करके वो वाला एरिया अपने पास करता है। जो पॉप वाला जो बीच में एरिया होता है, पोप वाला, वो अपने आप ही छोड़ देते हैं कि भाई ये आप रख लो। उसके बाद हम लोगों ने क्या देख लिया, नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म, ये क्या होते हैं, लिबरलिज्म, नेशनलिज्म देख लिया। तो सारे टर्म हम लोगों ने अच्छे से समझ लिए, हर एक चीज को स्टोरी कनेक्ट करके हम लोगों ने देख ली। अब आपकी डिटेल वीडियो भी आएगी, उसमें पूरी एक एक बात अच्छे से डिस्कस करवाएंगे, सारे नोट्स आपके बनवाए जाएंगे। अभी पिक्चर्स के फॉर्म में आपके मन में एक पिक्चर बनानी जरूरी थी, जो तो आई होप आपके माइंड में बहुत अच्छी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। सारी चीजें कौन कौन सी चीज कैसे कब कब होती है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग हिस्ट्री को, पूरे मजे के साथ पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, चीजों को समझते हुए पढ़ेंगे, कनेक्शन करते हुए पढ़ेंगे उनका, ताकि हमारे माइंड में चीजें चलती रहें, हम चीजों को भूलें ना। ये चीज को हमें ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।